नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी जेपी जयंती पर उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश के बीच घमासान की, महाराष्ट्र में भाजपा के प्लान की। देखेंगे मध्य प्रदेश में क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए भाजपा के मंत्री, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कितनी अहम है पुतिन से ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 15 अक्टूबर को हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नायब सिंह सैनी, पीएम मोदी होंगे शामिल। अखिलेश के समर्थन में बोले कांग्रेस नेता अजय राय, जेपी एनआईसी को ध्वस्त करना चाहती है बीजेपी। शिवसेना यूबीटी संजय राउत का ईसी पर बड़ा हमला, कहा चुनाव आयोग चूना लगाने की फिराक में है, लेकिन हम महाराष्ट्र में इस तरह के घोटाले नहीं होने देंगे। जीतन राम मांझी का बीजेपी को बड़ा झटका, हमने झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीजेआई चंद्रचूड़ की न्यायाधीशों को नसीहत, बोले न्याय न केवल किया जाए बल्कि होते हुए भी दिखे। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी सेंटर जाने से रोक दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि योगी सरकार ने अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी है। तार बिछाए गए और बैरिकेडिंग भी की गई है। तो आखिर क्यों सपा मुखिया अखिलेश यादव की घेराबंदी की गई है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। दरअसल आज यानी 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव जेपी नारायण की जयंती के मौके पर माला अर्पण करने एनआईसी सेंटर जाने वाले थे, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव को देर रात खबर मिली कि जेपी सेंटर के बाहर 8 फीट ऊंची चादर लगवाकर गेट बंद करवा दिया गया है। 3 शेड से गेट को ढक दिया गया है। ये पता चलते ही अखिलेश देर रात ही जेपी सेंटर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि किसी को नमन करना या श्रद्धांजलि देने से रोकना सभी लोगों की निशानी नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 3 शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाहती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा हर बार कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि महान समाजवादी नेता की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम हर साल होता रहा है, ऐसे में इस सरकार की कार्रवाई क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे बेचने की तैयारी तो नहीं है? अखिलेश यादव के एक के बाद एक आए ट्वीट से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश और यूपी सरकार दूसरी बार आमने सामने है। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव को रोका गया है। पिछली बार भी अखिलेश यादव को जेपी जयंती के मौके पर जेपी सेंटर में एंट्री नहीं मिली थी। इसके बाद सपा मुखिया जेपी सेंटर की दीवार फांदकर अंदर पहुंच गए थे और इस बार भी अखिलेश यादव अंदर जाने के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि माहौल को गर्म होते देख अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपी सेंटर के पास पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगा दी है। जेपी सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ लखनऊ पुलिस के जवान भारी संख्या में मौके पर तैनात हो गए हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि कोई भी जेपी सेंटर के गेट पर नहीं पहुंच पाए। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ प्रशासन का कहना है कि जेपी सेंटर में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए एंट्री बंद है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सपा मुखिया भाजपा सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, किसी भी जगह जहां लोकतंत्र है वहां कोई श्रद्धांजलि भी नहीं देने जा सकता, ये कैसी बात है? आप बता दीजिए कि उस जगह क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि वहां जो निर्माण कार्य हो रहा है उससे क्षति ना पहुंचे। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे या घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? बता दें, एनआईसी सेंटर का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में शुरू किया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है और पब्लिक की एंट्री भी बंद कर दी गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोलते हुए जेपी सेंटर में जाने की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव से पहले राजनीतिक घमासान मच गया, तो वहीं महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। महाराष्ट्र को हर हाल में जीतने की चाह रखने वाली भाजपा नए दांव चल रही है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा की नई सियासी पिच में किसको कितनी सीटें मिली हैं। हरियाणा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पूरे मूड में दिखाई दे रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का ज्यादातर हिस्सा तय कर लिया है। सिर्फ 47 सीटों पर अभी बातचीत बाकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से महाराष्ट्र तक वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद ये समझौता हुआ है। हालांकि 47 सीटें एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलों का सबब भी बन सकती है। ये 47 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के एक से ज्यादा दल दावा कर रहे हैं। बता दें 288 सीटों में से बीजेपी 140 से 150 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी।
वहीं 80 से 90 सीटों पर शिवसेना और 40 से 50 सीटों पर एनसीपी मैदान में होगी। बाकी बची हुई 47 सीटें शिवसेना और एनसीपी के बीच है। इसका फैसला इन्हें आपस में करना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार की बारामती विधानसभा सीट से उतरने का ऐलान किया है, लेकिन अभी बारामती से चुनाव लड़ने को लेकर अजीत पवार ने कोई भी बयान नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी इस पर चुप्पी साध ली है। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सूले बनाम सुनेत्रा पवार के बाद अजीत पवार के बड़े भाई के बेटे युगेंद्र पवार के लड़ने की चर्चा सामने आई थी। प्रफुल्ल पटेल के खुले ऐलान के बाद बारामती से शरद खेमे से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अजित पवार के खुद इस पर कुछ नहीं बोलने को इसे एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक टीम को क्षेत्रवार तैनात किया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मराठवाड़ा क्षेत्र की 46 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के नेताओं को विदर्भ क्षेत्र की 62 सीटों पर तैनात किया गया है। कर्नाटक के 58 नेताओं और बीजेपी पदाधिकारियों के एक समूह को पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 सीटों पर तैनात किया गया है। इसी के साथ गुजरात बीजेपी के नेताओं को उत्तर महाराष्ट्र की 47 सीटों और मुंबई की कुछ सीटों को संभालने का काम सौंपा गया है। गोवा के नेता कोंकण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में मिलाकर 75 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल ये नेता जमीनी सर्वेक्षण और पार्टी की संभावनाओं, प्रत्येक विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवारों जैसे मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस तरह अक्टूबर के मध्य तक ये प्रभारी प्रत्येक सीट पर पार्टी को एक रिपोर्ट देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में हरियाणा जैसी कामयाबी दोहराने के लिए भाजपा लगी हुई है। ऐसे में गुरुवार 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र की सरकार चला रही बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने ओबीसी और एससी वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत बड़ा दांव चलते हुए राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मोहर लगा दी है। इससे भाजपा को सीधा फायदा चुनाव में होगा। एक तरफ जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नए नए दांव चल रही है, जीत का ख्वाब सजाकर सीटों का बंटवारा कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार के मंत्रियों से घिरी भाजपा सरकार पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। आलम तो ये हो चुका है कि एक नहीं बल्कि दो नहीं, कई सारे विधायक खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बना तो ली, लेकिन एक साल के अंदर ही मोहन सरकार अपने ही लोगों से घिर गई है। वो भी छोटे मोटे मसलों पर नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर भाजपा के मंत्री ही बगावत पर उतर आए हैं। कोई अधिकारियों के चैम्बर में जाकर उनके सामने दंडवत हो रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं होने पर सीधे विधायकी से इस्तीफा दे रहा है। ताजा मामला सागर जिले के केसली का है, जहां भाजपा के कद्दावर विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल भाजपा के विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया केसली स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस नहीं कर रही थी। विधायक का कहना है कि पीड़ित परिवार को डॉक्टर पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। 1 महीने से परिवार अस्पताल का चक्कर लगा रहा है। इस मांग पर देवरी विधायक की सुनवाई नहीं हो रही थी। इस बात से नाराज होकर विधायक ने वहीं से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। सुनवाई न करने से परेशान होकर विधायकों का गुस्सा मध्य प्रदेश में फूटने लगा है। इसी तरह के मऊगंज में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल भी बेबस नजर आए हैं। क्षेत्र में बढ़ते नशाखोरी से विधायक परेशान थे। उनका आरोप था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बाद वो एएसपी के सामने दंडवत हो गए और कहने लगे कि मुझे गुंडों से मरवा दो, मैं आवाज उठा रहा हूं और आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह विजय राघवगढ़ से भी बीजेपी विधायक संजय पाठक ने अपने आधार कार्ड का पता बदलवा लिया है। भाजपा विधायक का कहना है कि उन्हें अपनी ही सरकार में जान का खतरा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग लगातार कटनी से लेकर भोपाल तक मेरा पीछा कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने डीजीपी से की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसी फहरिस्त में भाजपा के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव का नाम भी शामिल है। गोपाल भार्गव प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर चिंतित है। इस बीच अपनी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और क्या हम इन परिस्थितियों में रावण दहन के अधिकारी हैं। ये वारदातें शर्मनाक है और हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार की हालत खुद भाजपा के ही मंत्रियों ने बद से बदतर कर दी है, जिसके रुझान महज 1 साल में ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री खुद भाजपा के लिए ही सरदर्द बन गए हैं, तो सरदर्द भाजपा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव भी बने हुए हैं। ऐसे में बिहार में होने वाले चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना भी शुरू कर दिया है। तो क्या कुछ गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने राज्य में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में राज्य में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से गिरिराज सिंह बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। बता दें, इस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का नारा दिया है।
सभी हिंदुवादी संगठन इस यात्रा में शामिल होंगे। समिति की तरफ से बताया गया है कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर हुए अत्याचार के विरोध और कट्टरपंथियों के जरिए भविष्य में भारत में भी ऐसी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा का जवाब भी माना जा रहा है। बता दें, तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर में अपनी यात्रा शुरू की थी, जहां उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव दुबई से लौटने के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 16 अक्टूबर से करने वाले हैं, जो 26 अक्टूबर को खत्म होगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीमसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और गया जिलों का दौरा करेंगे। गिरिराज सिंह की ये यात्रा आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदू समुदाय को एकजुट करने के रूप में देखी जा रही है। हालांकि गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विपक्ष ने इसे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की एक साजिश करार दिया है। मिडिल ईस्ट में भारी उथल-पुथल के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिकिशान से मुलाकात करने वाले हैं, जो कई मायनों में काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। तो इस मुलाकात के क्या कुछ मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच इस मुलाकात पर सबका ध्यान केंद्रित है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम से अलग होगी। मुलाकात को लेकर अटकलें लग रही हैं कि पुतिन मिडिल ईस्ट की इस जंग में खुलकर ईरान के साथ आ सकता है, क्योंकि रूस खुद पिछले 2 सालों से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, जहां अमेरिका के साथ यूरोपीय देशों ने उसके साथ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के कट्टर विरोधी पुतिन खुलकर ईरान के प्रति अपना समर्थन दिखा सकते हैं, जिससे इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर हालात और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें, इससे पहले सितंबर में पुतिन ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल को ईरानी राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात के लिए तेहरान भेजा था। ये वो समय था जब इजराइल हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। हालांकि बाद में कहा गया कि रूसी प्रधानमंत्री का ये दौरा 22 और 24 अक्टूबर के बीच ब्रिक्स समिट के संबंध में था। बता दें, सोवियत संघ के समय में ईरान और रूस एक दूसरे के कट्टर आलोचक थे, लेकिन मौजूदा समय की बदली परिस्थितियों में दोनों देश करीब आ गए हैं। दोनों देशों पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने दोनों देशों को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। ऐसे में ईरान भी रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, ताकि युद्ध की स्थिति में हथियारों की आपूर्ति की समस्या न रहे। इन सब के बीच पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की मुलाकात आने वाले समय के हालातों की ओर एक इशारा है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच चल रही जंग को लेकर एक नया रुख साफ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।